आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन जो सजीवों में होने वाली एक मुख्य क्रिया है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें होंगी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कवर किए गए प्रश्न जो है रेलवे से लेकर उच्च स्तर के जितने भी एग्जाम आते हैं उन सभी में आने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है कि जो हम भोजन करते हैं उसका ऑक्सीजन से जब संयोग होता है तब इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं। उस क्रिया का नाम ही है श्वसन। एक तरह से कह लीजिए कि श्वसन की परिभाषा हमने लिखा है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है, तो श्वसन। आगे प्रश्न 2 नंबर कर रहा है कि श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने की बात कर रहा है, लेकिन वायुमंडल में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जो है 21% है। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो पूरा का पूरा 21% ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तब हमारा शरीर कुछ ऑक्सीजन का उपयोग करता है श्वसन की क्रिया में। तो बदले में सिर्फ 17% ऑक्सीजन ही बचता है जिसको हम वायुमंडल में छोड़ पाते हैं, यानी कि 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर उपयोग कर लेता है। इसी प्रकार एक दूसरा और प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन के दरमियान हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, हमारे शरीर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आप यह भी जानते होंगे कि वायुमंडल में मात्र 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो जब हम ग्रहण करेंगे तो पूरा का पूरा 0.03% ग्रहण करेंगे और बदले में हमारा शरीर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दरमियान बनाता है। तो यह 0.03% और हमारा शरीर वाला कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर लगभग 4% हो जाते हैं और इसी 4% को हम वायुमंडल में छोड़ते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे 4 नंबर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है। जब हीमोग्लोबिन के वास्तविक रंग की बात की जाए तब हीमोग्लोबिन जो है बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तब उस समय उसका रंग जो है लाल हो जाता है। आगे प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो हीमोग्लोबिन के 2 भाग होते हैं, पहला हीमैटिन और दूसरा ग्लोबिन। ये दोनों भाग मिलकर ही हीमोग्लोबिन कहलाते हैं। 7 नंबर का रहा है कि मनुष्य में सांस लेने की दर कितनी है, यानी कि मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। औसतन मनुष्य जो है 1 मिनट में 12 से 15 बार ही सांस लेता है, लेकिन जब इसके हृदय की धड़कने की बात आ जाती है तब वहां पर 72 होता है, 72 बार प्रति मिनट। आगे प्रश्न 8 नंबर, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन की पूरी क्रिया क्या कहलाती है। आप सभी जानते हो कि श्वसन की जो क्रिया होती है 2 चरणों में पूरा होती है, पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कह रहा है कि पहला चरण यानी कि आंशिक विखंडन की क्रिया यानी कि कोशिका द्रव्य में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। 9 नंबर कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु एटीपी की उत्पत्ति होती है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में मौजूद होती है। तो कह रहा है कि जब आंशिक विखंडन होता है ग्लूकोज का यानी कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उस समय कितने अणु एटीपी के उत्पन्न होते हैं, तो मात्र 2 अणु एटीपी के उत्पन्न होते हैं ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, यानी कि आंशिक ऑक्सीकरण में ग्लूकोज के। 10 नंबर कह रहा है कि अनाक्षी श्वसन का एक अन्य नाम क्या है। अनाक्षी श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले एक और श्वसन जो होता है उसी का एक अन्य नाम है शर्करा किण्वन, या इसको किण्वन भी बोला जाता है, जो इष्ट नामक जीवों में होने वाली क्रिया है। 11 नंबर कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन से कितने अणु एटीपी की उत्पत्ति होती है। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा तब 38 अणु एटीपी के उत्पन्न होते हैं। ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। 12 नंबर कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की खोज कब हुई थी। तो क्रेब्स चक्र श्वसन का ही एक चरण है जिसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी 1937 ईस्वी में। इन्हीं के सम्मान में, इस वैज्ञानिक के सम्मान में ही इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। 13 नंबर कह रहा है कि मनुष्य का महत्वपूर्ण श्वसन अंग कौन है। तो मनुष्य का महत्वपूर्ण श्वसन अंग फेफड़ा है। ऐसे हमारे शरीर में मनुष्य में फेफड़ा के अलावे नासिका छिद्र हो गया, श्वास नली ट्रैकिया हो गया, और भी बहुत सारे अंग होते हैं जो मदद करते हैं, लेकिन मुख्य अंग जो हो गया फेफड़ा ही होता है जो श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य में सूंघने की शक्ति की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है। कह रहा है कि हमारे सूंघने की जो क्षमता होती है वह किस अंग से आती है। इसका सही उत्तर होगा हमारे नाक में मौजूद घ्राण क्षेत्र से। घ्राण क्षेत्र जिस जीव का जितना ही अधिक मजबूत होता है वह उसकी सूंघने की क्षमता जो है उतनी ही तेज होती है। जैसे कुत्तों में हमसे ज्यादा घ्राण क्षेत्र होता है, इसलिए वह बहुत तेज दूर की गंध को ही आसानी से समझ लेते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि नासिका वेश्म की दीवार घुमावदार प्लेट की तरह होती है,
उसको क्या कहते हैं? कह रहा है कि हमारे नाक के अंदर जो अंदर वाली प्लेट होती है वह घुमावदार होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है कांची। आगे कह रहा है 16 नंबर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? जो हमारे शरीर में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है उसका नाम है स्वर यंत्र। इंग्लिश में यदि बात की जाए तो उसको लैरिंक्स बोलते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्द से जल्द या आसानी से याद कर लेंगे। 17, स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक कपाट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कह रहा है कि जहाँ पर कंठ होता है, जहाँ से हमारी ध्वनि निकलती है, वैसी के बगल में उसके ऊपर एक कपाट होता है, यानी कि एक दरवाजा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है श्वास नली के ऊपर वाले जो नली होती है उसको ढक देता है। जब हम भोजन करते हैं तब भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता, यही इसका मुख्य काम होता है। 18 नंबर कह रहा है कि फेफड़ा जिस गुहा में मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ पर छाती के अंदर फेफड़ा मौजूद होता है, इसको एक गुहा कहते हैं जिसका नाम है प्लूरल गुहा। प्लूरल गुहा में ही फेफड़ा जो है हमारा सुरक्षित रहता है। 19 नंबर कह रहा है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, आप बहुत पहले से जानते होंगे, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? तो दायां वाला फेफड़ा जो होता है वह बड़ा होता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा फेफड़ा छोटा होता है? तो जाहिर सी बात है, जब दायां वाला बड़ा हो गया तो छोटा वाला कौन होगा? लेफ्ट वाला, बायां वाला। आगे कह रहा है कि दायां फेफड़ा में कितनी पालियां होती हैं? कह रहे हैं कि हमारे दोनों फेफड़ों में पालियां होती हैं, तो दाएं फेफड़े में तीन पालियां होती हैं, और जब बाएं की बात की जाए तो बाएं फेफड़े में 2 पालियां मौजूद होती है। उसके बाद 23 नंबर कह रहा है कि वक्षीय गुहा एक पट द्वारा बंद होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको समझिएगा, जो हमारा शरीर होता है, इस शरीर में ऊपर की तरफ यहाँ पर फेफड़ा और हृदय जो मुख्य अंग होते हैं श्वसन वाले या रक्त परिसंचरण वाले, वो मौजूद होते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, और नीचे हमारा पाचन तंत्र मौजूद होता है। तो नीचे वाले पाचन तंत्र वाले अंग और ऊपर जो श्वसन वाले अंग होते हैं, इन दोनों को बीच में एक दीवार जो है बांटने का कार्य करती है, इस दीवार को ही डायफ्राम बोलते हैं। आसानी से आप समझ गए होंगे। 24 नंबर कह रहा है कि कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक कौन होता है? कह रहा है कि सजीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा का वाहक कौन होता है? वह एटीपी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफास्फेट। एडिनो ट्राईफास्फेट हमेशा अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको भी आप याद रख लें। 25 नंबर सवाल कर रहा है कि ग्लूकोज के आंशिक विखंडन में 1 ग्राम अणु से कितनी ऊर्जा निकलती है? कह रहा है कि जब आंशिक विखंडन यानी कि कोशिका द्रव्य में श्वसन की क्रिया हो तब उस समय 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जब यही क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो पूर्ण विखंडन हो जब ग्लूकोज का, तब उस समय 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों बात याद रखिएगा, जब आंशिक विखंडन होगा तब 54 किलो कैलोरी, और जब पूर्ण विखंडन होगा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया पूरी होगी उस समय 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों के बीच कितना अंतर है। यह क्रिया जो आंशिक विखंडन वाली क्रिया होती है सूक्ष्म जीवों में या कम विकसित जीवों में होती है, जिनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो विकसित जीव होते हैं हम जैसे, उन सभी में यह वाली क्रिया होती है जिनको ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे कह रहा है 27 नंबर, ग्लाइकोलिसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ग्लाइकोलिसिस की जिस वैज्ञानिक ने खोज की थी उनका पूरा नाम एम्बेडेन मेयरहाफ पार्सन पाथवे है। इनका नाम बहुत ही बड़ा है, इसलिए इनको शॉर्टकट में ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब बस आसानी से याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस की खोज ईएमपी पाथवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा वीडियो, इस वीडियो की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।